चलिए, तो पिछले क्लास जो हमने पढ़ा था उसके आगे अब चालू करते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे पहले आयनिक बंध, ये आयनिक बताया था मैंने आप लोगों को, विद्युत संयोजी बंध। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, उस दिन बताया था मैं आप लोगों को, उसमें से ये हमने पहला पढ़ रहे हैं, आयनिक बंध या फिर विद्युत संयोजी बंध। तो ये जो आयनिक बंध क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, यहाँ हम इसकी चर्चा करेंगे। आयनिक बंध का जो निर्माण होता है या विद्युत संयोजी बंध का जो निर्माण होता है वो तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनता है। एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो तत्वों के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनने वाला जो रासायनिक बंध होता है उस रासायनिक बंध को कहते हैं आयनिक बंध या फिर विद्युत संयोजी बंध। इस बंध में जो परमाणु होते हैं, तत्व जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं। तो जब विभिन्न तत्व प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं, कैसे जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके, तो उससे बनने वाला जो बंध होता है वो बंध कहलाता है आयनिक बंध या फिर विद्युत संयोजी बंध। इस बंध को हम लोग डॉट बिंदु जो होता है, डॉट के निशान से, बिंदु के निशान से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं NaCl का निर्माण। NaCl के बारे में देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण जो है वो आयनिक बंध के द्वारा कैसे होता है। तो इसमें जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 पिछले क्लास में बताया था, 281। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। तो यहाँ पर आपको पहले लेसन में बताया था कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो धन आयन का निर्माण करता है। जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा उतना धन आयन, 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो 1 धन आयन, 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करने वाला 2 धन आयन बनाता है। तो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया। इस प्रकार से जो अष्टक नियम पूरा हो गया। आपको बताया था आप लोगों को, कोई भी तत्व अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है, चाहे तो साझेदारी कर सकता है। तो यहाँ पे सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 287। तो अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को, जो सोडियम जिस इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसको क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे, जिस प्रकार से सोडियम का बताया मैं, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला धन आयन बनाता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऋण आयन बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना ऋण आयन बनेगा सेम। तो इस प्रकार से इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से क्या हो गया, जो तत्व उदासीन थे, जो परमाणु उदासीन थे, अब वो धन और ऋण आयनित हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन को दान करके धन आवेशित हो गया और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेशित हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये धन आवेशित सोडियम और ऋण आवेशित क्लोरीन आयन जो है वो एक दूसरे के साथ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, प्लस और माइनस है, विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ेंगे ये। तो इसके बीच में ये बंध बन गया आयनिक बंध का, या इसी को हम लोग प्लस माइनस उदासीन हो गया NaCl कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग एक और परिभाषा इसका दे सकते हैं कि जब दो विपरीत आवेश वाले आयन
एक दूसरे के साथ प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के साथ जुड़ते हैं तो उनके मध्य बनने वाला रासायनिक बंध जो होता है वो कहलाता है आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। आयनों के द्वारा विपरीत आवेश वाले आयन के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, बंध का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आयनिक बंध। और इस आयनिक बंध में दोनों जो आयन होते हैं वो जुड़ रहे हैं प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया विद्युत संयोजी बंध। और इस बंध के द्वारा जो यौगिक का निर्माण हो रहा है, जैसे NaCl का निर्माण हुआ, इस यौगिक को हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक। आयनिक बंध के द्वारा या विद्युत संयोजी बंध के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को कहते हैं आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। तो ये आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन से गुण होता है, वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। चलिए देखिए, तो ये जो आयनिक यौगिक होता है, जितने भी आयनिक यौगिक हैं, इसी प्रकार से अन्य आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। समूह एक के जितने भी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये सब के सब आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये इसके आप जितने भी यौगिक जानते हैं सब के सब आयनिक यौगिक हैं। जितने भी आप यौगिक जानते हैं, जैसे अभी मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सब के सब यौगिक आयनिक यौगिक हैं। समूह एक के यानी क्षार धातुएं जो है सबके सभी क्षार धातुएं जो होते हैं वो आयनिक यौगिक का ही निर्माण करते हैं। तो इन यौगिकों की प्रॉपर्टीज क्या होगा फिर? सीजियम यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था, CS को। चलिए देखिए, इनके गुण में देखें तो पहला, ये सामान्यतः क्रिस्टली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सभी आयनिक यौगिक जो है वो क्रिस्टली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, ये जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जिस समय ये ठोस अवस्था में होते हैं उस समय ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब हम इसका जलीय विलयन बना देते हैं तो जलीय विलयन बनाने पर ये विद्युत जो होता है उसका सुचालक हो जाता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा जो है, इनके क्वथनांक एवं गलनांक दोनों जो है वो उच्च होते हैं। क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथी बात है कि ये सभी जो है वो बहुत सक्रिय होते हैं, इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है। पांचवी बात है, ये सब के सब ध्रुवीय विलायक जैसे कि उदाहरण हो गया जल, इसमें तो ये विलय होते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल तेल आदि जो होते हैं इनमें ये अविलेय होते हैं। छठवां बात है, ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है कठोर होता है, क्रिस्टलीय ठोस है तो कठोर हो गई, लेकिन ये भंगुर होते हैं, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को ये 6 इनकी प्रॉपर्टीज़ बताया, और भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है जो आप पुस्तक से देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपकी भी तैयारी जरूरी है, केवल मेरे ही भरोसे रहना ठीक नहीं है, आपको आपकी खुद की भी तैयारी थोड़ी सी ज़रूरी है। इसके साथ साथ और भी गुण होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं, जो आयनिक यौगिक जो रहेंगे उनमें जो है वो
स्थान समवयता नहीं पाई जाती है, यानी ये द्वैशिक प्रकृति के नहीं होते हैं, ये इनकी सातवीं प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे अब बहुत और अभी आप लोगों को प्रॉपर्टीज मिलेगा, तो वो प्रॉपर्टीज आप देखेंगे। तो ये हुआ आयनिक बंध क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, आयनिक यौगिक क्या होता है, उन आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुण होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर जो आयनिक यौगिक हैं, इन आयनिक यौगिकों में जो एक ऊर्जा होता है वो कहलाता है जालक ऊर्जा। तो हम पढ़ेंगे जालक ऊर्जा के बारे में। जालक ऊर्जा, तो ये जालक ऊर्जा क्या होता है, आयनिक यौगिकों में ही पाई जाती है, आयनिक यौगिकों की ही में ही जालक ऊर्जा होता है। बाकी जो यौगिक होते हैं सहसंयोजी या उपसंयोजी यौगिक होते हैं, उनमें जालक ऊर्जा नहीं पाई जाती है। तो अभी हमने देखा कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो आयनों से मिलके बने होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विपरीत प्रकार के आवेशित आयनों से मिलके बने होते हैं। तो एक मोल आयनिक यौगिक को उसके अवयवी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में तोड़ना हो, Na प्लस को NaCl को Na प्लस और Cl माइनस में मेरे को अगर तोड़ना हो, तो उस तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा हम उसको देंगे, बिना ऊर्जा दिए बंध टूटेगा नहीं। तो वो जो बंध रहता है उस बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा कहलाता है क्या, उसका जालक ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हुई बात आप लोगों को। एक मोल आयनिक यौगिक को उसके अवयवी धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अवयवी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों द्वारा एक मोल आयनिक यौगिक बनाने के लिए, एक ही मोल है यहां पे, अवयवी धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों द्वारा एक मोल आयनिक यौगिक बनाने पर जितनी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जब इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो ये जोड़ने से जितनी मात्रा में ऊर्जा का रिलीज करेगा, क्योंकि हमको ऊर्जा देना नहीं पड़ेगा, ये अब हमको उल्टा ऊर्जा देगा, क्योंकि काम हम उल्टा कर रहे हैं। पहले हम आयनिक यौगिक को तोड़ रहे थे, हमको तोड़ना था तो इसलिए हम उसको ऊर्जा दे रहे थे, लेकिन इस बार हम बना रहे हैं, एक मोल आयनिक यौगिक बना रहे हैं अवयवी आयनों के द्वारा। तो अवयवी धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों द्वारा एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण करते समय जितनी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो ऊर्जा कहलाता है क्या, जालक ऊर्जा कहलाता है। इसको U से दर्शाते हैं। तो ये जो जालक ऊर्जा जो होता है उसकी गणना कैसे करते हैं, या फिर जालक ऊर्जा किसी भी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी चर्चा फिर हम आगे की क्लास में करेंगे। ये जो जालक ऊर्जा है उसकी गणना करेंगे हम लोग बॉर्न-हैबर चक्र के द्वारा। तो ये बॉर्न-हैबर चक्र कैसे होता है और इसके द्वारा आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है, और ये जालक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इन दोनों बातों की फिर गणना हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।